नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति वर्मा। मैं जिंदल आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ में सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट पे हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 17 सालों से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को तो डील करते ही हैं, उनको हम अपनी सर्विसेज जैसे आईयूआई और आईवीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे प्रेगनेंसी की केयर, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, रिकरेंट अबॉर्शंस के पेशेंट या फिर जिन पेशेंट्स को कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अगर किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या मेडिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सभी कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि पीसीओडी है। और आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, जो हमारी क्लिनिक पे आते हैं या पर से जो कहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि हमको पीसीओडी हो गया है। सो आज मैं आपको पीसीओडी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और प्लस मैं कोशिश ये करूंगी कि आपकी अगर कोई अपने क्वेश्चन है, जो आपके डाउट्स हैं पीसीओडी को लेके, आप वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो क्या है ये पीसीओडी? बेसिकली पीसीओडी को अगर मैं एक्सपैंड करती हूँ तो ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मोस्ट कॉमनली इन जनरल ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं, उनको चाहे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, वो एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमको पीसीओडी हो गया, क्योंकि उनके अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है कि ओवरीज बड़ी हैं और उनका एएफसी मतलब नंबर ऑफ एग्स जो उनकी ओवरीज में दिख रहे होते हैं वो 12 से 15 है या 20 हैं। उसी बेसिस पे वो कह देते हैं कि पीसीओडी हो गया है। तो एक्चुअली पीसीओडी सिर्फ अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स नहीं है। हम पीसीओडी तब बोलते हैं अगर किसी को पीसीओडी के साथ में कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, उसको पीरियड्स नहीं आ पा रहे हैं, मेडिसिन लेने से आ रहे हैं, या पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर उनमें कुछ इस तरह के हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि पीसीओडी में होने चाहिए, बिकॉज पीसीओडी इज नॉट अ अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्ड प्रॉब्लम। तो आपको कोई ना कोई अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम उसको पीसीओडी कह सकते हैं। तो बेसिकली पीरियड से रिलेट जो पीसीओडी होता है उसकी डायग्नोसिस हर एक एज ग्रुप में अलग तरीके से बनती है। अगर मेरे पास कोई यंग अनमैरिड लड़की आएगी जिसको अभी पीरियड्स आने ही शुरू हुए हैं और उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है और प्लस वो अल्ट्रासाउंड कराती है, उसमें लिखा होता है कि ओवरीज का साइज बड़ा है, पीसीओडी है, तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पीसीओडी नहीं कह सकते। हमको ये श्योर करना पड़ेगा कि वाकई में इस तरह के कोई चेंजेस उसके अंदर हैं या नहीं है। और वैसे भी मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि पीरियड्स के बाद के 2 या 3 साल अगर किसी को पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ये चीज नॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि शुरू के कुछ टाइम तक 17-18 साल तक हर किसी की ओवरी पीसीओडी जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन पीसीओडी के टेस्ट हमें तब कराने होते हैं अगर उसको पीरियड्स की कोई बहुत प्रॉब्लम लग रही है कि पीरियड्स आते ही नहीं हैं, या फिर उसको अदर हार्मोनल चेंजेस जिसमें कि आपके एक्ने आते हैं, बॉडी में बहुत ज्यादा एक्ने है, या फिर हेयर ग्रोथ फेस पे बहुत ज्यादा हो गई है, या बॉडी में कोई मेल पैटर्न, कोई हेयर फॉल या इस तरह की कोई चीज हो रही है, तब हम उसके टेस्ट करा के उसको हम पीसीओडी के हिसाब से गाइड कर सकते हैं। तो इन जनरल जो है पीसीओडी के डायग्नोसिस सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस नहीं है, ये हमारी पेशेंट्स के सिम्टम्स के साथ में कोरिलेट करके तब हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो इसी तरीके से पीसीओडी का पेशेंट किस एज में आ रहा है, उसके सिम्टम्स और उसके रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यंग पेशेंट जनरली आते हैं पीरियड्स में प्रॉब्लम और एक्ने करके, तो उनको उस हिसाब से मेडिसिन चाहिए होती है। प्रॉब्लम होती है फिर वो प्रेगनेंसी ओरिएंटेड ट्रीटमेंट जैसी रहती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी पीसीओडी वाले पेशेंट को प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में प्रॉब्लम आए। मोर देन 60-70% जो महिलाएं हैं उनको पीसीओडी होते हुए भी आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज, इन सब चीजों की जरूरत होती है और आराम से प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर ये सारी चीजों के बाद भी किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो हम उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट आगे का करना शुरू कर सकते हैं। फिर अगर थोड़ी और एज जैसे किसी की बढ़ती है, किसी के पास बेबी भी है, प्रेगनेंसी भी हो गई, पीरियड्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो वाकई में ये चीज उनको क्लियर है कि उनको पीसीओडी है, तो क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस तो बॉडी में है ही आफ्टर ऑल, तो उसके वजह से उनको जो बाकी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनके लिए हमें उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाली चीजों को स्ट्रेस देना है कि ये लोग जो हैं अपना लाइफस्टाइल इस हिसाब से रखें कि उनको आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। पीसीओडी में बेसिकली कहा जाता है कि एक मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क थोड़ा हाई होता है। इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है कि अगर आप नहीं केयर करेंगे तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपका
विद एज आपका ब्लड शुगर प्रोफाइल डिरेंज होने के चांसेस हैं, आपका बॉडी में लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, ठीक। और अगर आप अपनी मेंस्ट्रुअल शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आप रेगुलरली पीरियड्स के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ एक चेंजेस यूट्रस के अंदर भी इस तरह के हो सकते हैं कि वो इवेंचुअली कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह की चीजें अगर आपके पास, आपको कभी भी लाइफ में कहीं कोई ऐसा पीसीओडी जैसा लगता है, किसी ने बोला है, तो आपको पूरी लाइफ में इन सब चीजों का ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि पीसीओडी इज नॉट अ डिजीज, दिस इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल के साथ में रिलेटेड ओवरीज की जो प्रॉब्लम है वो है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल प्लस अपना वेट, इन दो चीजों को हमेशा ध्यान से रखना है। फिर आपको, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं भी तो भी शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो विद दिस ओवरव्यू मैं अब कुछ एक क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं, जो पूछना चाहते हैं, उनको एक बारी देखना चाहती हूँ, उनको आंसर करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ओके, इज देयर एनी मेडिसिन फॉर पीसीओडी? ओके, देखिए, पीसीओडी बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये तो आपके सिम्टम्स हैं जो आपके अलग अलग एज के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको होंगे। तो सबसे बड़ी मेडिसिन पीसीओडी की होती है लाइफस्टाइल चेंज। और फॉर एवरी एज ग्रुप, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मिडिल एजेड हो, चाहे वो एल्डरली हो, आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है लाइफस्टाइल चेंज। मेडिसिन की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आपको, लेट से आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि पीसीओडी वाले पेशेंट्स को शुगर डिरेंज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत डिरेंज है तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। बट एज सच पीसीओडी को ठीक करने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं होती है। या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आप एग बनाने की मेडिसिन, उस समय आपको जरूरत पड़ सकती है। बट पीसीओडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोई मेडिसिन एज सच नहीं होती है। और नेक्स्ट है एनी ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम क्या है, किस एज पे आपको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहता है। यंग लड़कियां मेरे पास जनरली आती हैं कि पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो रिलेटेड होती है उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल और उनका वेट गेन की वजह से होती है। तो मैं उनको हमेशा यही स्ट्रेस करती हूँ कि अपना वेट कंट्रोल करो और अपना लाइफस्टाइल, आई नो कि वो स्टडी के प्रेशर के चक्कर में उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, सारे समय उनका डे नाइट का स्केड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन वो जिस भी तरीके से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर किसी को पीसीओडी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो फिर प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट रहता है। तो एज सच ट्रीटमेंट के हिसाब से तो दैट डिपेंड्स कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। आपकी कोई ऐसी परमानेंट रेमेडी नहीं है कि जो आप मेडिसिन लें और आपका पीसीओडी करेक्ट हो जाए, वो चीज नहीं पॉसिबल होती है। इज आईवीएफ फेल्योर? ओके, आई कैन सी अ क्वेश्चन फ्रॉम रचना। हाँ रचना, थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ। देखो, पहली बात तो ये नहीं मानना चाहिए कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी होती है, ऐसा नहीं है। 60-70% जो विमेन हैं वो पीसीओडी के साथ भी अपने आप से प्रेगनेंसी उनको प्लान हो सकती है। हम लोग बहुत स्ट्रेस करते हैं इस चीज के ऊपर कि वेट लॉस करो, वेट लॉस करो। मेटाबॉलिक आपका बॉडी का प्रोफाइल करेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से आपका एग की क्वालिटी बेटर हो जाती है, आपका बॉडी के अंदर नेचुरल फर्टिलाइजेशन रेट इंप्रूव हो जाता है, आपका प्रेगनेंसी को आगे कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका अबॉर्शन का रेट कम हो जाता है। तो वेट इज वन थिंग जो हर चीज की जड़ है बेसिकली। तो आपको यही चीज कंट्रोल करनी है। अगर आपका इसके वेट लॉस के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है कि आपको एग बनाने की मेडिसिन दें। पीसीओडी के साथ में थोड़ी सी एक ट्रिकी चीज ये रहती है कि क्योंकि नंबर ऑफ एग्स तो ओवरीज में बहुत सारे हैं और हर एग के अंदर एक ये पोटेंशियल है कि बहुत सारे अगर मेडिसिन देंगे तो बहुत सारे एग्स बन के रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा चैलेंज होता है कि हम एक या दो एग कैसे बनाएं रादर देन बहुत सारे। तो मेडिसिन हमें थोड़ी सी कैलकुलेट करके थोड़ा सा स्लोली हम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिस्क भी ना हो और एट ए टाइम हमारे एक या दो ही एग बने, इससे ज्यादा हमारे एग्स ना बने। अगर ओरल टैबलेट से नहीं होता तो हम मेडिसिन चेंज करके देख सकते हैं।
अगर उससे नहीं होता तो हम कुछ एक इंजेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, पर इंजेक्शन अब भी हम बहुत ही स्लोली ऐड करते हैं जिससे कि किसी को बहुत सारे एग्स एक साथ ना बन पाए। इसके साथ में अगर इन सारी चीज़ों से हमारा नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप हम फिर चलते हैं अपने आईवीएफ की तरफ। आईवीएफ में पीसीओडी वाले पेशेंट्स को नंबर ऑफ एग्स भी अच्छे बनते हैं, उनके नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी अच्छे बनते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ एग्स बनते तो बहुत सारे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने आपके एग्स हैं सब बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, सब एक ही जैसे हों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक एग्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं और कुछ एक एग्स थोड़े से पुअर होते हैं, तो हर एक एग से हर एक अच्छा एम्ब्रियो नहीं बन पाता। तो कुछ पेशेंट्स कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आईवीएफ कराते हैं, नंबर ऑफ एग्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एम्ब्रियोज की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। वो हो सकती है, वो इंडिविजुअल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके जितने भी एम्ब्रियोज बने हैं अगर वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूट्रस को प्रिपेयर करके आपके यूट्रस में ट्रांसफर किए जाएं तो आपका प्रेगनेंसी होने का चांस अच्छा रहता है। तो आईवीएफ फेल्योर का चांस जहां तक आता है पीसीओडी वाले पेशेंट्स में, उसको टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स में प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स में नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ज्यादा होते हैं, तो वी हैव वेरी गुड नंबर कि हमको एम्ब्रियो ट्रांसफर अटेम्प्ट 2 या 3 मिल जाते हैं और हमारे पास प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ये आइडेंटिफाई करने की बात है कि उनकी एंडोमेट्रियम हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, उनके हार्मोन्स को हम किस तरीके से बेस लाइन पे लेकर आए, कंट्रोल करें, फिर उनमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करें। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से करते ही करते हैं। तो पीसीओडी में आईवीएफ फेलियर ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो उन पेशेंट्स में हो सकती है जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्लस थोड़ा सा रिस्क पीसीओडी वाले पेशेंट्स में आईवीएफ के लिए ये भी होता है कि उनमें थोड़ा हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का रिस्क होता है। पर फॉर्चुनेटली आजकल हमारे पास बहुत अच्छी इस तरह की मेडिसिन होती है कि हम उसको चेक भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आप अगर अपने इंजेक्शंस थोड़े से डिफरेंट तरीके से देंगे तो आपके एग्स भी बन जाएंगे, ज्यादा भी बन जाएंगे, और आपको जो हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की प्रॉब्लम जिसमें कि पेट में पानी जैसा भर जाता है, आपको उस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्लानिंग करते करते कई बार बीच में 2-3 महीने का गैप डालना पड़ जाता है, दैट इज द थिंग। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू, दिस इज अ वेरी स्वीट मैसेज from one of my patient, and I also want to thank to her that she has given me the opportunity to treat her. पेशेंट्स तो हमारा थैंक यू करते ही हैं, लेकिन पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं ट्रस्ट करके, उसके लिए हम भी उनको उतना ही थैंक यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन सी, यस, हाँ, एक अगला क्वेश्चन मैं इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि एक पुराने पेशेंट ने एक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि मैंने उसको प्रेगनेंसी होने के बाद भी हार्मोन का महीना लगाने के लिए क्यों बोला। यस, हाँ, देखो बेटा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपकी प्रेगनेंसी हो गई बट आपको अभी पीरियड्स नहीं आते। मैक्सिमम क्या होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है ना, देन यू डोंट बॉदर अबाउट योर हेल्थ। आपका मैक्सिमम जो अटेंशन है वो फैमिली और बच्चे पे रह जाती है। फिर आप इस चीज के लिए बॉदर नहीं करते कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का एक्शन बहुत लंबे समय तक होता रहता है, और उसका जो हमारा रिस्क होता है वो यूट्रस के कैंसर का एक रिस्क फैक्टर होता है। करने के लिए हमको पीरियड्स लाने की मेडिसिन देनी है, तो उसमें आपको या तो आप मेडिसिन लेके पीरियड्स आपको आते रहे तो अच्छी बात है। अगर आपको वो चीज कंबरसम लग रही है कि आप जो है वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको अपने यूट्रस की केयर के लिए एक हार्मोन का डिवाइस होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक डिवाइस होता है जिसको मरीना बोलते हैं, वो हम यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। तो उससे यूट्रस में उस तरह के चेंजेस नहीं आते जो कि हमारा कैंसर इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए मरीना जो है ना वो बहुत ही यूजफुल चीज है जो पीसीओडी के पेशेंट्स में भी हम यूज कर सकते हैं।
Next question I can see. Yes, Jaspreet. Congratulations that you have delivered your baby recently, and your question is that yes, of course, it has been 3 months now. You can go for weight reduction. There is no problem. अगर आपका यहाँ पे सिजेरियन हुआ था तो आप एब्डोमेन में वेट बियरिंग वाली एक्सरसाइजेस मत करिए. उसके अलावा आप वॉकिंग तो बहुत रेगुलरली कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं. देर इज नो प्रॉब्लम, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. बस एब्डोमेन पे वेट बियरिंग मत करिएगा. और आप अपने पीरियड्स के बारे में पूछना चाहते हैं. ओके, पीरियड्स का बेटा ऐसा होता है कि कई बार आप अगर बहुत एक्टिवली अपने बेबी को फीड करा रहे हो तो फिर आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है और पीरियड्स भी नहीं आते हैं. तो पीरियड्स में कोई ऐसी बहुत टेंशन की बात नहीं है. अप टू 6 मंथ्स तो आप बिल्कुल आराम से वेट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है. अगर आपको 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं आप आराम से वेट कर लीजिए, कुछ इशू नहीं है. बट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर कॉन्ट्रासेप्शन, बिकॉज कई बार पता नहीं चलता है, ओव्यूलेशन रिज्यूम हो जाता है एंड यू आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, तो आपको इस वाले टाइम में प्रेगनेंसी हो भी जाती है. बिकॉज अभी आप एक्टिवली लैक्टेट कर रहे हो, तो इसलिए जो कॉन्ट्रासेप्शन का बेस्ट मेथड है इस समय वो बैरियर होता है, यानी कि कॉन्डोम्स होते हैं. तो इस चीज का आप ध्यान रखो. अदरवाइज पीरियड्स की तरफ से आपको अप टू 6 मंथ्स कोई प्रॉब्लम की वरी करने की जरूरत नहीं है. कई लोगों को तो पूरे साल भर पीरियड्स नहीं आते हैं अगर वो बहुत प्रॉपरली लैक्टेट कराते रहते हैं. नथिंग टू वरी अबाउट इट. Okay, so regarding your next question, Jaspreet, yes, swimming is also not a problem. आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो. इट्स a very good exercise and it's very helpful in weight reduction. तो बिल्कुल आराम से करिए स्विमिंग, कोई इशू नहीं है स्विमिंग को लेके भी. My next question I can see regular follow-ups. Okay, दैट इज वेरी गुड. एडोलसेंट एज में क्या होता है ना कि आपकी जब धीरे धीरे करके एज बढ़ती है और आपके पीरियड्स अगर लेट भी आते हैं, लेट से किसी को 45-50 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं, तो दैट इज ओके. उसमें उनको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है. ओनली थिंग इज दैट कि एवरी ईयर और एवरी 7 और 8 मंथ्स के बाद आपको अपना ब्लड शुगर प्रोफाइल, अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराते रहना है. क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है ना कि आपका अगर पीसीओडी है, नॉन पीसीओडी है, प्लस थोड़ा सा आपको ओबेसिटी का कंपोनेंट भी है, तो इसमें आपको अपना लिपिड प्रोफाइल और अपने ब्लड शुगर को जरूर ट्रैक रखना है. ये चीजें आपकी नॉर्मल होनी चाहिए. इन जनरल अगर आपके ये सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं तो आपको मोस्ट लाइकली कोई ऐसी प्रॉब्लम आने का रिस्क नहीं है. So I don't find any other next question. Jaspreet, I can see one more question from you. Yeah, pain during intercourse, this can be a normal finding. There is no problem because you have been pregnant and after that you have been you must have not tried intercourse for a long time. So initially this period could be associated with pain. It will get settled down after a little while. There's no problem with that. But if you feel excessive pain or extreme pain or bleeding after your intercourse, then do visit hospital and consult for the local examination. Any other question? I don't find any other question. So there are some more questions. I'll just wait for some more time. Okay, Rachna, at the age of 41, can IVF success? Yes, of course, Rachna, IVF success हो सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. एज का डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है बिकॉज एज यू आपकी जैसे जैसे करके एज बढ़ती है आपके नंबर ऑफ एग्स कम होते चले जाते हैं, प्लस आपके एग्स की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. एज के साथ में आपके जो बच्चे में अब नॉर्मलिटी होने का रिस्क है वो बढ़ता चला जाता है, प्लस आपके जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अबॉर्शंस होने का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है. बट स्टिल ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं होती है. यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम आईवीएफ प्लान कर ही रहे हैं तो हम जो एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं वो नॉर्मल और हेल्दी एम्ब्रियो होना चाहिए. नॉर्मल और हेल्दी एम्ब्रियो का मतलब है कि जेनेटिकली नॉर्मल होना चाहिए. तो उसके लिए आजकल एम्ब्रियो की बायोप्सी करते हैं जिसको पीजीटी या फिर जेनेटिक या ब्लास्टोसिस्ट बायोप्सी करते हैं.
तो वो बायोप्सी हम करके देख लेते हैं। अगर वो बायोप्सी में एम्ब्रियो नॉर्मल आता है, जिसको हम यूप्लॉइड एम्ब्रियो बोलते हैं, वो यूप्लॉइड एम्ब्रियो हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, तो हमारा प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन आप ये चीज भी अंडरस्टैंड करो कि 41 की एज पे यूप्लॉइड एम्ब्रियोज होने का चांसेस कितने हैं। इन जनरल 41 की एज में आउट ऑफ 10 और 12 एम्ब्रियोज एक एम्ब्रियो ऐसा होता है जो यूप्लॉइड होता है। प्लस आप ये भी समझो कि 41 की एज पे आपके 12 एम्ब्रियोज या 10 एम्ब्रियोज कैसे बनेंगे, वो एक बार में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस एज में आके आपके नंबर ऑफ एग्स भी कम हो जाते हैं। एक बार में आपके हार्डली 3 या 4 एग्स मिलेंगे और 2 या 3 ही एम्ब्रियोज बनेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, आपकी 2 या 3 साइकिल आईवीएफ की प्लान करके एम्ब्रियोज को कलेक्ट करके उनको पूल करके जब हमारे पास 5 या 6 एम्ब्रियोज हो जाते हैं, आइडियली तो हमारे पास 10 एम्ब्रियो होने चाहिए, पर उसके लिए हमें ज्यादा साइकिल्स करनी पड़ेंगी। बट अगर आपके पास 4 या 5 एम्ब्रियोज भी हैं तो आप उनकी बायोप्सी करा के उनमें से नॉर्मल और हेल्दी एम्ब्रियो सिलेक्ट करके वो आप यूट्रस में ट्रांसफर करिए, तो आपका प्रेगनेंसी होने का चांस भी बढ़ जाएगा। I can read the next question now. Okay, Jyoti, your problem is that you, okay. सो ज्योति 9 years पहले आपकी डिलीवरी हुई थी एंड दिस इज नाउ माइग्रेन। ओके, माइग्रेन ज्योति इज अ वेरी, आई कैन से इट्स अ वेरी लेम एंड टर्म। migraine, if it is actually a documented migraine, basically I am a gynecologist. I cannot help you much in this thing, except that I can suggest you can take medicines, any painkiller for your headache, but migraine के लिए you need to consult some physician। बच्चे वही आपको थोड़ा सा बेटर गाइड कर पाएंगे। बट माइग्रेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वेदर चेंज की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से, आपके जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है उसके साथ में माइग्रेन रिलेटेड होता है। तो अगर वाकई में ये मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के साथ में रिलेटेड है तो आपको कोई मेडिसिन जरूर हेल्प कर सकती हैं। बट माइग्रेन के लिए इट्स बेटर आप एक बार फिजिशियन से ओपिनियन लो, वो आपको आई थिंक बेटर गाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज diet in PCOD. Yes, diet in PCOD is any diet that helps you in weight reduction. That is a diet for PCOD. Your ultimate goal is for the weight reduction by any mean. That is important thing. So you don't have to take any specific diet. It is only the thing that helps you in weight loss. That is the most important thing. Plus along with that you have to make sure that you don't consume too much of salts, because too much of salt causes fluid retention. That is also one of the reason for increase in weight. I mean, it's not always the fat, it is the fluid retention also in PCOD वाले patients में fluid भी काफी body में इकट्ठा होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने डाइट में थोड़ा सा नमक का अमाउंट भी कम लें। Okay, so one question I can see from Shivani, stimulation with Recagon and Luvaris. Yes, शिवानी, हाँ, जैसा मैं आपको बता रही थी कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं PCOD के जिनमें एम्ब्रियोज बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, बट स्टिल उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। एक आईवीएफ साइकिल के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो उस तरह के पेशेंट्स में जब हम अपनी अगली साइकिल प्लान करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनकी पिछली साइकिल में कहीं पे एम्ब्रियो बनने में प्रॉब्लम आई थी, उनके एम्ब्रियोज कम बने थे, या फिर यू कैन से कि उनके एग्स की क्वालिटी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं हमें मिली थी, तो उन पेशेंट्स में जब हम अगली बार आईवीएफ प्लान करते हैं तो हम उनमें ल्यूवेरिस, जो कि रिकॉम्बिनेंट एलएच का इंजेक्शन होता है, वो ऐड कर देते हैं। तो वो कई बार हमारे एग की क्वालिटी को हेल्प करने में और फर्टिलाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ओके, आई कैन सी अ क्वेश्चन, रचना, डोनर एग्स, यस, हाँ, रचना डोनर एग कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स में एग में कोई ऐसी प्रॉब्लम है इसके लिए हमें डोनर एग करना पड़ रहा है।
डोनर एग इज बेसिकली उन्हीं पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होता है जिनमें या तो प्री मैच्योरली एग्स कम हो गए हैं, या उनमें कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, या फिर उनका एज एडवांस है जिसकी वजह से उनकी ओवरीज में एग्स नहीं है। तो पीसीओडी वाले पेशेंट्स के लिए डोनर एग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डोनर एग की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो पीसीओडी के साथ में उसका कोई भी लिंक नहीं होता है। ओके ज्योति, आई कैन कंटिन्यू योर चैट दैट यूट्रस वॉज रिमूव्ड। ओके, तो यूट्रस वॉज रिमूव्ड स्टिल ज्योति, योर ओवरीज आर स्टिल देयर। आपकी ओवरीज अभी आई थिंक यंग एज में आपकी अगर सर्जरी हुई है तो आपकी ओवरीज अभी होंगी, तो मे बी दैट इज हॉर्मोन्स स्टिल कैन बी अ रीजन फॉर माइग्रेन, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप फिजिशियन को कंसल्ट कर लीजिए। ओके, आई कैन सी अ क्वेश्चन तलीन, management of blood sugar management after postpartum, yes, especially when you are gestational diabetes, yes तलीन, बिकॉज अभी आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आपको अपनी शुगर कंट्रोल करना एक वैसे ही शुगर कंट्रोल करने के जैसा है जैसे कि एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लोगों को करनी होती है। तो उसमें अगेन वेट यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर एज में होता है, यहाँ पे भी रहेगा। तो पहली चीज आपका वेट रिडक्शन, दूसरी चीज आपकी डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मीठा कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल मीन्स ओवरऑल कैलोरी रिडक्शन। तीसरी चीज आपकी होती है कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको खाने से तुरंत शुगर बढ़ जाती है, उनको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक। कि आपने कुछ भी खाया, बॉडी में तुरंत आपकी शुगर बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको उस तरह की डाइट लेनी है जिससे कि आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिससे कि शुगर आपकी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़े। प्लस आपको अपनी डाइट इस तरह से प्लान करनी है कि आप एट अ टाइम बल्क में कुछ ना खाएं, थोड़ा थोड़ा स्मॉल आप फ्रीक्वेंटली लेते रहिए जिससे कि आपकी शुगर बैलेंस आउट रहे। प्लस आपको ध्यान देना है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे उतना ही ध्यान दें जितना कि आप अपनी डाइट पे दे रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, देन यू नीड टू टेक सम मेडिकेशन। आई होप तलीन आपको अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। Okay, next question I can see from Shivangi that you had cervical cerclage in your previous pregnancy and you have gone through the interval abdominal cerclage. Do I still need to have bed rest? Yes, of course, Shivani. This is important thing because interval, after all, the cervical cerclage was done because of your inherited weakness into the cervix. आपकी cervix वीक है, इसीलिए आपको जो है वो स्टिच लगाया गया है। एब्डोमिनल सर्कलाज के बाद भी आपका बेड रेस्ट का रोल खत्म नहीं होता है। ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पर आपका प्रेगनेंसी को कंटिन्यू तक, टर्म तक कंटिन्यू करने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन आपको इक्वली इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे यहाँ पे भी। रादर अभी एब्डोमिनल सर्कलाज है तो यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल, बिकॉज वेजाइनल सर्कलाज जब होती है तो उसमें किसी भी तरह का सिम्टम होता है तो हम चेकअप करके देख सकते हैं कि सर्विक्स का स्टिच ठीक है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज आपका स्टिच एब्डोमेन के अंदर लगा हुआ है, तो हम उसको बाय एनी मीन चेक नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और बेड रेस्ट का रोल तो यहाँ पे भी इक्वली रहेगा। तो आपको अपना इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी समय आपको कोई पेन या क्रैम्प्स या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग हो तो आपको अपने डॉक्टर को जाके मिलना ही मिलना है। तो बेड रेस्ट का रोल तो यहाँ पे भी रहेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन सी फ्रॉम पूजा। मेरी शादी को 9 months हुए हैं एंड मेरी 2 ट्यूब्स ब्लॉक है। ओके पूजा, अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपके सामने अनफॉर्चुनेटली आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट कि अगर ट्यूबल स्टेटस ऐसा लग रहा है कि लेप्रोस्कोपी से हम उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं ओपन करने का, दैट वी कैन सी, बट नोबडी कैन अश्योर यू। हम आपको गारंटी के साथ ये चीज नहीं कह सकते कि वाकई में आपकी ट्यूब्स ओपन हो जाएंगी।
तो अगर आपका आईवीएफ एक बार फेल हो गया है तो आप इस चीज के लिए इतनी मत टेंशन लीजिए। अभी आपके क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा है कि नो, अभी आप यंग हैं तो आप एक बार फिर से चांस लीजिए आईवीएफ का। बस एक चीज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कहना चाहती हूँ कि ट्राई टू लुक फॉर द रीजन कि आपका फर्स्ट आईवीएफ भी जो फेल हुआ वो क्यों फेल हुआ। तो ट्राई टू लुक इनटू द रीजन कि कहाँ प्रॉब्लम रही, मेडिसिन को लेके रही, नंबर ऑफ एग्स को लेके प्रॉब्लम रही है, या एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कम रहे, व्हाट वाज द रीजन। क्योंकि जिनके ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है कई बार हम उसको सिंपल ब्लॉक मान के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो ट्यूब्स इन्फेक्टेड होती हैं, उनमें पानी होता है, वो उसका फ्लूइड यूट्रस के अंदर आता रहता है। तो वो सारी चीजें हमें एक बार प्रॉपरली डिटेल में देखनी पड़ेंगी। कोई रीजन अगर है हमारे पास आईवीएफ फेलियर का अगर हमें मिलता है तो डेफिनेटली हम उसको पहले करेक्ट करके उसके बाद अपनी आईवीएफ की साइकिल प्लान करेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांस ज्यादा रहेगा। ओके, Taleen and Hema, thank you both of you. एंडोमेट्रियोसिस एंड पीसीओडी, निशा, ओके। हाँ, ऐसा होता है निशा, कई बार ऐसा होता है कि जिन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस होती है हम सिर्फ यही मान के चलते हैं कि इनको तो एंडोमेट्रियोसिस है और अब हमें उनको उसी तरह से ट्रीट करना होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। दो प्रॉब्लम इकट्ठी एक साथ भी हो सकती हैं, एंडोमेट्रियोसिस एंड पीसीओडी भी साथ में इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि आपके ओवरीज में बेसिकली देयर आर गुड नंबर ऑफ एग्स, बिकॉज पीसीओडी तो है साथ में, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस होने की वजह से पार्ट ऑफ द ओवरी में सिस्ट भी है। तो उसको हमारा जो बेसिक ट्रीटमेंट की प्लानिंग रहेगी वो यही रहेगी कि आपके ट्यूब्स का स्टेटस क्या है। अगर आपकी एंडोमेट्रियोसिस बहुत बड़ी नहीं है और आपकी ओवरी को उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया हुआ है और आपके एग्स अच्छे नंबर में हैं, आपकी ट्यूब्स ठीक हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि आपकी ट्यूब्स ओवरी और यूट्रस के बीच का जो आपस का रिलेशन होना चाहिए वो नॉर्मल है, अगर ये सारी चीजें नॉर्मल है तो हम अपनी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से प्लान कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है और आपकी ओवरीज को उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया हुआ है तो हम अपना ट्रीटमेंट थोड़ा सा इंटेंसिफाई करके उसमें फिर हम अपना आईयूआई का प्लान कर लेते हैं अगर आपकी ट्यूब्स वगैरह ओपन है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस का साइज बहुत ही बड़ा है, उसने ऑलमोस्ट पूरी ओवरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, प्लस आपकी ट्यूब्स को भी उसने अफेक्ट कर दिया है, तो फिर अगर ट्यूब्स भी अफेक्टेड है तो इन जनरल इस तरह के पेशेंट्स को फिर हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है वो आईवीएफ ही कराना पड़ जाता है। तो इसमें डिपेंड करेगा कि आपकी ओवरीज कितनी डैमेज हो चुकी है एंडोमेट्रियोसिस से, उसके हिसाब से, प्लस आपकी ट्यूब्स खुली हैं या नहीं खुली हैं उस पर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। पूजा, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पूजा पंचाल। इसमें टीबी, ओके पूजा। यस पूजा, चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस अगर आपको कभी एक बार हुआ है इसका मतलब समहाउ बॉडी में देयर इज सम इन्फेक्शन। तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज कि वो ऐसा नहीं है कि वो चेस्ट में है तो वो एक जगह पे लिमिटेड रहेगी, बिकॉज विद द ब्लड सप्लाई वो पूरी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाके वो बैक्टीरिया डिपॉजिट हो सकते हैं। एंड इसमें ऐसा होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से वो काफी हद तक सप्रेस्ड रहते हैं, और अगर आपने मेडिसिन ली है 2015 में टीबी की पूरी मेडिसिन ली है तो आपकी डिजीज कंट्रोल ही रहेगी, लेकिन बॉडी से बैक्टीरिया 100% एलिमिनेट या खत्म कभी भी नहीं हो सकते। जो टीबी का बैक्टीरिया है वो डेड होके आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में सालों साल तक पड़ा रह सकता है, लेकिन वो डेड ही रहेगा। या फिर कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो बहुत रेसिस्टेंट होते हैं, वो डेड नहीं होते, वो डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब वो साइलेंट हो जाते हैं और बॉडी के ऑर्गन्स में सालों साल तक पड़े रहते हैं। फिर कभी जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बॉडी की जो है वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। जब दोबारा से एक्टिव होते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि जहां से उनकी बीमारी, जैसे आपकी बीमारी चेस्ट से शुरू हुई थी, तो जरूरी नहीं है कि वो चेस्ट में ही इन्फेक्शन करे, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन कर सकते हैं। वो आपके, अगर आपका क्वेश्चन इन रिलेशन टू प्रेगनेंसी है तो वो आपके यूट्रस को भी अफेक्ट कर सकते हैं और वो आपके ट्यूब्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि कहाँ पर प्रॉब्लम इस समय है। अगर आपके यूट्रस में या ट्यूब्स में इस तरह का कुछ ऐसा लग रहा है कि टीबी का कोई शक है, तो फिर हो सकता है कि वो आपके 2015 की चेस्ट की प्रॉब्लम के साथ में ही कनेक्टेड रहा हो।
I think I don't find any other question. तो ओके, सो आई थिंक आई शुड वाइंड अप नाउ. मैं आप सबका, जितने लोगों ने अपना टाइम स्पेयर किया मेरा टॉपिक सुनने के लिए, और सबका मैं थैंक यू बोलती हूँ. सबको मेरी तरफ से इट्स अ बिग थैंक्स. और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मैं हमेशा उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ. एंड थैंक्स अ लॉट. दिस इज द ओनली थिंग आई कैन से. एंड थैंक यू. मैं यही सब लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि पीसीओडी है, बट दिस इज नॉट अ डिजीज. यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू अडॉप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल. दिस इज द बेसिक थिंग. सो विद दिस आई थिंक आई कैन क्लोज द सेशन नाउ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.